हाय, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? मिस किया मुझे आपने कि नहीं किया? नहीं भी किया तो भी मैं प्रिज्यूम कर लूंगी कि किया है। आई होप कि आपने इतने गैप में टॉट्स और कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, which is the last chapter which I am going to take in your legal aptitude for CSET. ओके बहुत सारे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर कर बैठे होंगे ऑलरेडी, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज समथिंग which is supposed to be the base of all the commercial laws which you will be seeing in the future, और इवन टॉट से पहले ही हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपैरेटिवली बाकी के एक्ट से थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरीज पूछ रहे थे तो अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। करंटली वी आर प्रिज्यूमिंग एंड आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग कि आपने पढ़ा ही नहीं होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि मैं बेस आपका एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ, अभी तक जितना भी आपने आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में प्रोवाइडेड है, आपको नोट्स थोड़े एक आध दिन में प्रोवाइड हो जाएंगे। फॉर टाइम बीइंग जस्ट गेट सेट एंड गो फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लासेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, बिकॉज दिस विल फॉर्म द बेस ऑफ ऑल द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो हम अंडरटेक करने वाले हैं फ्यूचर में जाकर, जब हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, जब हम किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो दिस इज एन एक्ट विच ये से समझ में आ रहा है 1872 बहुत ही पुराना इनैक्टमेंट है, मतलब बहुत ही पुराना इनैक्टमेंट है। भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से, अंग्रेज़ों का ज़माने का ये एक्ट है जी। तो बहुत सारी जगहों पर जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो उस ज़माने में जब वो बना था और आज के ज़माने में कंपैरेटिवली चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन ये एक्ट वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड एक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्ट्स यू विल सी, एंड everything you just have to take it in the common sense and एग्जाम्पल्स। तो इस पूरे एक्ट को हम लोग सिर्फ कॉमन सेंस और एग्जाम्पल्स पर ही रन करने वाले हैं। ये हमारी पूरी 100% कोशिश रहेगी। तो चलिए बिना आपका और टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट हम शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अगर हम इसके बारे में बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, तो ये वर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब बात हो रही है तो अब क्योंकि हम सीएस कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली कर रहे हैं। कौन से वाले प्रिज्यूम कर रहे हैं जी? यहाँ पे कमर्शियल हो सकते हैं, या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आपने कोई सर्विसेज किसी से अवेल करी है, या कोई आपने कोई भी तरह का प्रोडक्ट लिया है, या फिर बड़े ट्रांजैक्शंस हो गए जी, मर्जर्स हो गए, एक्विजिशंस हो गए। सिर्फ उनकी बात करता है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? द आंसर इज नो। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो सुबह उठने के बाद बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलता, बट इन रियलिटी और एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब हम सबकी लाइफ एकदम नॉर्मल थी और जब कोविड नहीं था, तो आप फिजिकली आकर क्लासेस लिया करते थे, अपने सामने टीचर को पाते थे, और कॉलेज भी जाया करते थे, स्कूल भी जाया करते थे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कई बारी आप क्या करते थे, आप किसी बस की सर्विसेज अवेल करते थे, टैक्सी सर्विसेज, आपकी कैब आती थी स्कूल की ही स्पेसिफिकली, या फिर आप मेट्रो की ट्रेन लेते थे। तो जब आप जाके मेट्रो में बैठते थे या फिर अपने ही स्कूल की कैब में जाकर बैठते थे, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विस को अवेल कर रहे हैं, एंड यू आर बाउंड टू पे देम द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। दैट इज हाउ इट वाज वर्किंग। और बसेस और मेट्रो के केस में आपको देन एंड देयर पेमेंट्स वगैरह करनी होती थी। तो जब अगर मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं होंगे, बल्कि किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होंगे। किसी भी प्रकार की जब बात करी जाती है बच्चे, तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि इवन व्हेन यू एंटर इनटू सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने तो कोई वहां पर जाकर जी, आप मेट्रो स्टेशन गए और आपने वहां से टोकन लिया, टोकन से आप अंदर घुसे और उसके बाद आपने मेट्रो में ट्रैवल किया, किसी दूसरे स्टेशन पर उतरे। इन रियलिटी वॉज इट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विच यू साइंड विद द दिस रेल कंपनी? द आंसर इज नो। यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यू ऑर्डर्ड फूड, तुमने खाना खाया और उसके बाद तुमने उसको पैसे दिए। कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट है।
तो हमने तो कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, लेकिन तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जैक्टली तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ऐसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी डील्स, मर्जर्स, एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटीज की बात नहीं करता, बल्कि ये बात करता है आपके एक जनरल लाइफ में भी, एक नॉर्मल आपकी और मेरी आम जिंदगी में भी जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एंटर करते हैं। जी हम जाकर बैठ जाते हैं कुर्सी पर बार्बर शॉप की, और उनको पता है कि हम किस तरीके का कट करवाते हैं। हमेशा हम जाकर बैठ गए और उसने कैंची चलाना शुरू कर दिया, बाल काट दिया हमारे। हम बोलेंगे क्या कि ये क्या कर रहे हो भाई, बाल क्यों काट रहे हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आया था। नो, बिकॉज यू वेंट ओवर देयर, यू सैट ऑन अ चेयर एंड दैट वाज इन अ वे प्रिजम्पशन दैट you've come down to avail their services। तो चाहे फिर वो एक आपकी एक नॉर्मल सी सर्विस हो, किसी बेसिकली आपने किसी सैलून में जाके अपने बाल कटवाए हैं, सैलून में जाके कोई और सर्विस ली है, रेस्टोरेंट गए हैं, इवन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवेल कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे तरीके के रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर डेली लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली का जो एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको किन पार्ट्स में कैसे क्या डिवाइडेड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कई बारी बच्चे के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक चीज कारण मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं बात कर रही हूँ जी दो पार्ट की, तो आप एक बात को समझिए, पार्ट 1 आपको सबसे ज्यादा डीपली है इस सिलेबस में, CSET में सबसे ज्यादा डिटेल्ड आपको पार्ट 1 है। एग्जीक्यूटिव में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है जी, ये रिपील्ड पार्ट है, वी विल सी टू इट। पार्ट 1 की अगर बात करी जाए तो पार्ट 1 आपके सेक्शन 1 से लेके 75 तक आता है, और इसमें हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये जो सेक्शंस में प्रोवाइडेड है वो उसका हिस्सा बनेंगे। मतलब बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मर्जर एक्विजिशन का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस डील्स का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़े मशीनरी को परचेज करने का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बार्बर की शॉप में या सैलून की सर्विसेज को अवेल करने का ही क्यों ना हो, ये सब तरीके के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आपको बताए गए, इन सब पे पार्ट 1 अप्लाई होगा, क्योंकि पार्ट 1 जो कि सेक्शन 1 से 75 तक है, ये डील करते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जी, यहाँ पे ये वाले प्रिंसिपल्स या फिर ये वाले सेक्शंस के तहत बनाए गए होने चाहिए, ठीक है। दिस विल अप्लाई टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट आता है आपका जिनको आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हो। ये आपके सेक्शन 124 से 238 में डील होते हैं। ये आपके केवल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपके क्रिएशन ऑफ लियन, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जब मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करती हूं तो जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे गारंटी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल प्रोविजंस। अगर मैं आपके इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हूँ तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली चीजें अप्लाई होंगी, और साथ में जो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैम गारंटी क्या होती है, मैम इंडेमनिटी क्या होती है, ये सारी चीजें भी समझाओ। तो बच्चे आज ही क्लास स्टार्ट हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जितना आपके सिलेबस में CSEET में है कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, इंडेमनिटी एक्सेट्रा, वो सब आपको यहाँ पे सर्व किया जाएगा। उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ने की इच्छा है और इच्छा नहीं भी होगी तो हम आपको एग्जीक्यूटिव में कवर करवाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो मैम फिर अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तभी पढ़ लेंगे, क्योंकि तब पढ़ने के लिए CSET को क्रैक करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, और उसको क्लियर करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस, ठीक है। तो आप जल्दी से देख लीजिए बच्चे यहाँ पे, तो 1 से 75 है पार्ट 1, और 124 से 238 आता है आपका पार्ट 2 विच इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैम 76 से 123 कहाँ गया, 76 से 123 है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्यों? जब ड्राफ्ट किया गया था 1872 में, तब वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, तब वो पार्ट था। लेकिन वो वाला जो पार्ट था ना 76 से लेके 123, दैट वाज डीलिंग विथ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आप कुछ सामान खरीदते बेचते हो, सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता था। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो
तो सेल्स वाला पार्ट 76 से 123 में था पुराने 1872 के एक्ट में। आज की डेट में जो 1872 का ये एक्ट है उसमें क्या हो गया जी, ये पार्ट को रिपील कर दिया। रिपील का मतलब क्या होता है, खत्म कर दिया। तो खत्म कर दिया तो मतलब मैम आज की डेट में क्या सेल परचेज ट्रांजैक्शन नहीं होंगे? बावरे हो गए हैं क्या? सेल परचेज के ट्रांजैक्शन तो हो रहे हैं। तो बच्चे क्या हुआ, 1930 में एक सेपरेट एक्ट तैयार कर दिया गया जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेपरेट एक्ट वाज मेड और फिर क्या हुआ, इस पार्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिपील और रिप्लेस कर दिया गया। जब मैं वर्ड यूज करती हूं रिपील एंड रिप्लेस, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया जी, कैंसिल, और इसकी जगह पे क्या आ गया आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वो भी आपके सिलेबस में है एग्जीक्यूटिव में। यू डोंट हैव दैट इन CSEET। ओके, क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। सो कमिंग डाउन टू नाउ द मेन एक्ट, हम समझते हैं डेफिनेशंस वगैरह। हमको ये समझ में आ गया है कि एक जनरल आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होगा इसमें और दूसरा होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में कंप्लीटली नहीं है, जितना है हम आपको उतना सर्व करेंगे, ठीक है। बीच का जो पार्ट है 76 से 123 दैट हैज बीन रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। कमिंग डाउन, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो हमको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम सबने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, हमको पता है ये बात। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं, कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली देखो तो क्या हो रहा है यहां पे, ये जो फॉर्मूला दिया वही बन रहा है ना, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या दो चीजों की एलिमेंट्स की जरूरत है। पहला, इट हैज टू बी एन अग्रीमेंट। सेकेंड, इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? दो चीजें। सबसे पहला है अग्रीमेंट होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ की जब मैं बात करती हूं इसका मतलब क्या होता है कि लॉ की नजर में या अगर वो कभी भी कोई पार्टी आप डिफॉल्ट करते हैं या फिर आपने जो कमिट किया है वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, आप लीगल एक्शन ले सकते हो। मतलब आपके पास लीगल एक्शन लेने की या लीगल रेमेडी है लॉ के पास, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। टॉट्स में भी आपने पढ़ा हुआ लीगल रेमेडी वगैरह के बारे में। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, दो एलिमेंट्स हैं जी, क्या क्या? फर्स्टली, इट हैज टू बी एन अग्रीमेंट। सेकेंडली, इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। If it is not enforceable by law, then it will not be a contract. समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं देखूं वाइडर टर्म क्या है, अग्रीमेंट वाइडर टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट, सब चीजें यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, केवल वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, every agreement is not a contract. Why? Because to become a contract, an agreement should be enforceable by law. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। इफ आई आस्क यू वेदर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है? हाँ जी, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है। यस, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनने की पहली प्री रेक्विजिट क्या है कि पहले हमको क्या होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या हो जाएंगे जी, वो बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं वाइडर टर्म की बात करूं तो वाइडर कौन है? अग्रीमेंट। दिस इज अग्रीमेंट। इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ इतने ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय, सिर्फ इतने ही ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। बाकी के क्या है? बाकी के अग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन। तो अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ अभी हम देखेंगे। उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसको समझने का एक ट्रिक, आई मीन एक वी विल फॉलो अ प्रोसीजर फॉर टुडेज क्लास एंड व्हाट इट इज। पहला आपको बोल रही हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है जी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन यू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारी पहली डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H,
एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? बट द क्वेश्चन इज, ये दो एलिमेंट से बना है, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनफोर्सेबल बाय लॉ को हम बाद में देखने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद, आज ही की क्लास में. पहले हमको ये समझना चाहिए कि पहला जो यहाँ पे अग्रीमेंट है वो क्या होता है. तो क्या हुआ, हमने अभी पढ़ लिया, an agreement which is enforceable by law is a contract which is given under section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872. कंपनी सेक्रेटरी ना, कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा फ्लो में आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है जी भाई अग्रीमेंट क्या है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या है, तो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर. समझिए, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद हो गई, अभी समझने के लिए हम नीचे आ रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. थोड़ा सा एग्रीमेंट लिया, थोड़ा सा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लिया, दोनों को मिलाया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है अग्रीमेंट क्या होता है. व्हाट इज एन अग्रीमेंट. इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज एन अग्रीमेंट, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या बोलता है, देख जाओ कैसे बोलते हैं, चीजें बोलते जा रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट से नीचे हम आ गए हैं. कॉन्ट्रैक्ट से नीचे कहां आ गए हैं, अग्रीमेंट पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज हुआ था, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो अब हम आते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है. अग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफाइंड है. वो कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस. एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक से ज्यादा प्रोमिसेस. बहुत सिंपल है. फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी, आप इसके बदले में मेरे लिए ये काम करें. दिस इज एन अग्रीमेंट. एग्जाम्पल के लिए आपकी मम्मी पापा ने आपको 12th बोर्ड में, अब तो कैंसिल ही हो गए हैं जी, बोर्ड ही कैंसिल हो गए हैं, साय ऑफ रिलीफ. ऐसे जब हम 12वीं में कदम ही रखते हैं तो हमारी मम्मी पापा की तरफ से हमको ऐसे लालच भरे काफी सारे प्रपोजल्स आते हैं. हमको बोला जाता है कि अगर तुमने 90% लेकर आ गए 12th स्टैंडर्ड में तो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, we'll give you a new cell phone, we'll give you a new phone. ठीक है, कौन सा फोन है वो अब इसके बारे में डिस्कशन ना करते, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स हमेशा थोड़े ज्यादा अमेजिंग और अच्छे होने चाहिए. आईफोन ही प्रिज्यूम कर लेते हैं, क्या बुराई है. ठीक है, तो मम्मा पापा ने क्या बोला आपको कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी और 90% मार्क्स लेकर आ गए तो हम आपको आईफोन दें. ओके, आपने बिल्कुल दिन रात एक मेहनत कर दी और बिल्कुल तरीके से आपने पढ़ाई करी. प्रिज्यूम करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट भी हो जाते हैं और एग्जाम में आप 90% से ज्यादा स्कोर भी कर लेते हैं. अ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस. ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या बन रहे हैं, कंसिडरेशन बन रहे हैं. आप मम्मा पापा के लिए क्या करने वाले थे, अच्छा स्कोर लेके आने वाले थे. वो आपके लिए क्या करने वाले थे, अच्छा मोबाइल लेकर आने वाले थे, लेके आने वाले थे. सो यू गाइज हैव अग्रीड टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने अग्री किया, वो क्या बन गया जी, अग्रीमेंट बन गया. मैम लेकिन उन्होंने मोबाइल नहीं दिया तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो हम जानते हैं ना, क्योंकि ये अग्रीमेंट तो है लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. समझ में आ रही है क्यों नहीं है मैम एनफोर्सेबल बाय लॉ, अभी देखेंगे उस पार्ट को. वी विल गो एंड सी इट ओवर देयर रिस्पेक्टिव प्लेस. तो हमको क्या समझ में आया, कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब इस चीज के लिए मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि अग्रीमेंट क्या होता है. तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां दी है, 2 सबसेक्शन E में. कहते हैं अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिस विच यू हैव मेड टू ईच अदर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब पार्टी ए ने बोला मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा और पार्टी बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसके बदले में ये करूंगा. मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने वाली हूं. ठीक है, आपने प्रॉमिस किया ठीक है आप हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे, इसके बदले पे हम आपको फीस देंगे. अग्रीमेंट है. आपके लिए क्या है कंसिडरेशन, जो लेक्चर जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं. मेरे लिए क्या कंसिडरेशन है, पैसे. यार ये मत एग्जाम्पल है, इसमें मैं सच में पैसे नहीं लेने वाली हूँ इस आपकी इन क्लासेस के लिए, इट्स फ्री. ठीक है, तो आपको एक क्लियर बात समझनी है यहाँ पर कि अग्रीमेंट क्या होता है, एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन आप प्रॉमिस इज बिकमिंग अ कंसिडरेशन फ्रॉम अनदर प्रॉमिस. आपने प्रॉमिस किया मुझे कि आप मुझे फीस देंगे, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्लास दूंगी. तो ये क्या हो गया बच्चे, ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं.
कंसिडरेशन की पूरी डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। प्रॉमिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं। जोमेटो वाले भैया आपके लिए खाना लेकर आते हैं, तो ये आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? खाना। आप उनको क्या कहते देते हैं? पैसे पे करते हैं, डिलीवरी चार्जेस पे करते हैं और खाने के पैसे पे करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर देम। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू? ठीक है, तो प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, मैम प्रॉमिस क्या है? मैम प्रॉमिस हमको पता है। नहीं नहीं नहीं, तुमको पता है प्रॉमिस, वो अलग बात है। यहां पे हम लॉ पढ़ने बैठे हैं, हर चीज का अपना खुद का एक मीनिंग होगा। तो भाई प्रॉमिस भी डिफाइन करा है यहां पर, अभी हम देखते हैं यहां पे। Even the promise word has been defined. This is this is promise. यहाँ पे हेडिंग सही है, वहां रॉन्ग थी। ओके, इफ आई टॉक अबाउट प्रॉमिस, तो प्रॉमिस भी सेक्शन 2B में डिफाइंड है, एंड वो आपको क्या बोलता है? When a proposal is accepted, it becomes a promise. प्रॉमिस कब होता है? जब सामने वाली पार्टी जिसको आपने कोई भी चीज के लिए प्रपोजल दिया हो, वो एक्सेप्ट कर लेती है। What is a promise? A promise is nothing but an accepted proposal. जब आप प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर देते हो, जब आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देते हो तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। बहुत सिंपल बात है। कमिटमेंट, कमिटमेंट कब आता है आपकी लव स्टोरी में? जब आपने सामने वाली पार्टी को प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। भाई उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कल को किसी और बंदे के साथ डेट पे चली गई, आप कुछ करेंगे? इज देयर एनी प्रॉमिस? नो। तो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। क्या बोल रही हूं? टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूं, an accepted proposal. When a proposal is accepted, it becomes a promise. तो मतलब प्रॉमिस बनने के लिए दो क्या कंडीशंस है? प्रपोजल होना चाहिए लाइफ में और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसकी हामी भरी होगी तभी तो वो प्रॉमिस बनेगा। अभी भी एक डेफिनेशन बाकी है पढ़ने के लिए, और वो है प्रपोजल क्या है। व्हाट इज अ प्रपोजल? मैम जो मैं कॉलेज में करता हूँ लोगों को, लड़कियों को, ठीक है वो तो हम उसको भी एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल के तौर पर हम चीजें को समझेंगे। तो एक बार पहले से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके दो एलिमेंट्स देखे, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा हमने कि इट इज अ प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस विच इज फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रॉमिस? तो वो हमने आंसर किया यहां पर। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है जब आपने सामने वाली पार्टी को किसी चीज के लिए प्रपोज किया और उसने हामी भर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तब वो क्या बनता है जी? प्रॉमिस बनता है। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। तो यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस, व्हिच शुड अराइज इन योर हेड इज व्हाट इज अ प्रपोजल? प्रपोजल क्या है? ओके, प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। ये इसको ऑफर भी बोल सकते हो। मैंने ऑफर इंटेंशनली लिखा है, 2E में प्रपोजल डिफाइन किया गया। कई जगहों पे जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो प्रपोजल की जगह पे ऑफर वर्ड भी आ सकता है। इट इज इंटरचेंजेबली यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं जी प्रपोजल का मतलब। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया। सो सेक्शन 2E किसकी बात करता है? प्रपोजल की बात करता है। आप यहां से रीड कर लीजिए। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ध्यान से समझिए, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल टू अनदर। A person is said to make a proposal। और ये जो दो वर्ड मैंने अभी यहां पे अंडरलाइन करे, एक पर्सन और एक अनदर, इससे मुझे क्या समझ में आया? प्रपोजल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है जी? देयर शुड बी टू पार्टीज। आप अपने आप को प्रपोज नहीं करेंगे। मैं रोज रात को अपने आप को बोल के सोती हूँ कि कल तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले 1 घंटा दौड़ूंगी, फिर 1 घंटा योगा करूंगी और उसके बाद मैं सेट पूरे 12 घंटे पढ़ूंगी और उसके बाद फिर बाकी काम करूंगी। मैम बाकी का टाइम बचा ही नहीं। वही तो इंटेंशन है, आप इतने पास आ गए एग्जाम, कुछ बाकी का काम करना ही क्या है? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये कोई, दिस इज नॉट अ प्रपोजल बिकॉज देयर आर नॉट 2 पार्टीज इन्वॉल्व। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रपोजल आने के लिए 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सामने वाली पार्टी को तो प्रपोज करोगे ना, खुद को प्रपोज करके बैठ जाओगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी
parties. A person, ठीक है, or another person. Okay. Is said to make a proposal when he signifies. ये second word है signifies. Signify. Okay. वो गाना तो सुना ही होगा. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा. ये गाना सुना है ना? इस पे प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय फटी आवाज. सिग्निफाइज. गाना शुरू कैसे हुआ? मैं तेनू समझावा की. भाई आप बोल ही नहीं रहे. आप क्वेश्चन मार्क में अभी कि मैं आपको बोलूं ये कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी. तो मतलब अभी वो इंसान सामने वाली पार्टी को कन्वे करे या नहीं करे, इसी में वो कंफ्यूज्ड है जी. उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में ऐसा होता है, शिट, अगर प्रपोज कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाए. तो प्रपोज कभी किया ही नहीं, सिग्निफाई नहीं किया. सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? सामने वाली पार्टी को आप जाकर बोले तो कम्युनिकेट तो करें. सिग्निफाई का मतलब है यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू एनी मीन्स. कम्युनिकेट थ्रू एनी मीन्स क्यों बोल रहे हैं? किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है. रिटन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओरल भी चलेगा, ठीक है, इंप्लाइड भी चल सकता है. आप जाके बस में बैठ जाते हैं, बस आगे बढ़ जाती है, एक्सेप्ट कर लिया आपको लेकर जाना आगे. क्लियर है? तो आपको मैं क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ वो हम लोग देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ ऑफर्स या प्रपोजल्स पे. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पहली बात है, प्रपोजल बनने के लिए दो पार्टीज की आवश्यकता है, दो पार्टीज होनी चाहिए. दूसरा, सिग्निफाई होना चाहिए. भाई मैंने एक लड़की, आप प्रिज्यूम करते हैं कि मैं एक लड़का हूं, मैंने एक लड़की को लव लेटर लिखा और उसको अपने ही ड्रॉअर में या अपनी कार के सामने बोनट में रख के छोड़ दिया. कभी वो डिलीवर ही नहीं हुआ. अब आपको लग रहा होगा लव लेटर्स की क्या बात. लव लेटर, आजकल लव लेटर कौन लिखता है? वो तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे. लव लेटर हैज इट्स ओन चार्म बेबी, फॉरगेट अबाउट दैट. तो अभी अगर हम लोग ने चलो मैसेज भी ड्राफ्ट कर लिया व्हाट्सएप पे और कभी उसको हमने सेंड ही नहीं किया, तो प्रपोजल होगा? नहीं होगा. ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए. सिग्निफाई करना मतलब सामने वाली पार्टी को ये बोलना जरूरी है प्रपोजल में. क्या क्या बोलना? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. हम कुछ चाहते हैं आपसे कि आप करो या कुछ नहीं चाहते हैं आपसे करें कि आप या ना करो. विलिंगनेस टू डू का मतलब समझिए, और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग. आई एम एक्सप्लेनिंग इट, डोंट वरी. व्हेन यू प्रपोज अ गर्ल, यू आर प्रिज्यूमिंग दैट शी विल से यस, और आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे. तो यू आर प्रपोजिंग हर एंड योर विलिंगनेस इज समथिंग दैट शी शुड बी सेइंग अ यस. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज की प्रपोज कर रहे हैं कि आप हमारे लिए करेंगे. हम जब जाकर बेसिकली व्हेन यू गो एंड सिट इन अ बस, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जिस भी आप रूट पर बैठे हैं वहां पर लेकर जाएगी. तो यहां पे कुछ करने की विलिंगनेस है. आपने जो करा है कुछ करने की. ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव प्रपोजल हो सकता है. पॉजिटिव मतलब कुछ काम करने के लिए. ऐसे कुछ ना काम करने के लिए भी आपका प्रपोजल हो सकता है, आपका ऑफर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो आपको बोलते हैं कि आप इसके अलावा किसी भी और प्रकार का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार का पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते. तो यहां पे वो क्या कर रहे हैं? वो एब्स्टेन कर रहे हैं. वो आपसे कुछ करवा नहीं रहे, बल्कि वो आपको रोक रहे हैं कुछ करने से. उन्होंने आपको ऑफर दिया कि हम आपको रोकेंगे कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. तो प्रपोजल में एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिग्निफाई करती है, कम्युनिकेट करती है कि या तो आप मेरे लिए ये करिए या तो आप मेरे लिए ये नहीं करिए. ठीक है, कुछ करने के लिए भी मैं प्रपोजल दे सकती हूं आपको, कुछ ना करने के लिए भी मैं आपको प्रपोजल दे सकती हूं. दूसरे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. अगर आप में से किसी के पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में टीचर होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में टीचर होंगे, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बोला जाता है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी प्राइवेट ट्यूशंस डिलीवर नहीं कर सकते. तो यहां पे दे हैव बीन एब्स्टेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग. यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ जी, ठीक है जी. दूसरा, आगे बढ़ते हैं. विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट
ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंस। हमारा इंटेंशन क्या है? ऑब्टेनिंग द असेंट। हम ऑफर इसलिए नहीं करते कि भाई बस टाइम पास के लिए कर दिया, हम ऑफर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो चीज हो। समझिए बात को। इफ आई एम मेकिंग an offer to another party, I am communicating my offer, I am communicating what I want that party to do or not to do. What should be there in my head? I should be obtaining an assent. मतलब मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए? विद अ व्यू मतलब क्या है? इंटेंशन। वो सामने प्रपोज करे या नहीं करे उससे मुझे मतलब नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम प्रपोजल रखते हैं विद द इंटेंशन दैट द पार्टी विल एक्सेप्ट इट। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करे। वो करेंगे नहीं एक्सेप्ट या करेंगे वो एक अलग बात है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट वगैरह बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है? लेकिन ऑफर जब आप दोगे तो आप ऐसे ऑफर नहीं दोगे। ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपके स्क्रीन पर जो एक पिक्चर यूज करी, इससे आपको समझ में आएगा। लगी शर्त, ये क्या है? कई बार ऐसा होता है हम आपस में दोस्त यार सब बैठे होते हैं और कोई डिबेट चलता है, कोई टॉपिक निकलता है और हम बोलते हैं अच्छा लगी शर्त। तो सामने वाली पार्टी बड़ा कॉन्फिडेंट बोलती है हाँ लगी शर्त, कितने कितने की बता भाई। उसने कहा कि सीधे 50,000 की शर्त। तो जैसे हमने 50,000 सुना हमारे तो होश उड़ गए। हमें दो चीजें लगा, ना तो हम 50,000 अफोर्ड कर पाएंगे उसको देने के लिए, और दूसरी बात हमें उसके कॉन्फिडेंस कारण अपने ऊपर डाउट हो गया। तो हमने क्या बोल दिया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इसका मतलब है लगी शर्त जो आपने पूछा उससे और आप पीछे से बाद में मुकर गए, तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ, ये कोई प्रपोजल नहीं हुआ। व्हाई? रीजन बीइंग आपने सामने वाली पार्टी को ये बोला कि लगी शर्त। बेसिकली व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल यू? आप सामने वाली पार्टी, देयर इज अनदर पार्टी, और आपने उसको कम्युनिकेट किया अबाउट समथिंग which we are expecting him to do or not to do. But then आपने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं था कि मैं तुम्हारा इस पे असेंट लूं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे विल इट अमाउंट टू अ प्रपोजल? प्रपोजल तो नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल आपके लेवल पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो भैया बेस्ट फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह का कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है, इसलिए हमको यूज करना पड़ता है, हम फोर्स हैं यूज करने के लिए। तो हुआ क्या? कुछ होता टाइप की स्टोरी है, और अगर आपने नहीं भी देखी तो अब स्टोरी यहाँ पे थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। हाँ जी, तो आप एक बंदे और आपकी एक बंदी बेस्ट फ्रेंड भी है, और साथ में एक बंदी आपको जो पसंद है। आपने पूरा ऐसे तामझाम किया, आपने लाइंस प्रिपेयर करी है किस तरीके से आप प्रपोज करने वाले हैं सामने वाली पार्टी को, वॉट एवर द केस में भी। अब आप रिहर्सल करना चाहते थे, आपने क्या किया? अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा और सामने वाली पार्टी वो बन गई है। आपने सिग्निफाई भी किया, कम्युनिकेट भी किया उसको कि दिस आई लव यू एंड आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू, वॉट एवर द केस में बी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपकी लेवल पे जैसे भी प्रपोजल होते होंगे वो आप फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। ठीक है। सो यहां पर आप देखिए ध्यान से, यू आर एक्सपेक्टिंग, बेसिकली यू आर प्रपोजिंग अ पर्सन टू से यस, लेकिन आपका इंटेंशन उस पार्टी से हाँ बुलवाने का नहीं था जिस पे आप रिहर्सल कर रहे थे। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो तो सेंटी हो गई भाई। आपने उसको बाद में बताया सुन बे, मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं ये जाकर उस दूसरी बंदी को बोलने वाला हूँ। ये बात और है कि चप्पल जूते आपको पड़ने वाले हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, और खा भी लेना। प्यार में तो क्या क्या लोग कर जाते हैं, सिर्फ चप्पल जूतों की बात है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? यू वांट टू टेक एन असेंट, आपको हामी भरवानी किसी चीज पे। तो प्रपोजल जो आपको पढ़ाया गया यहां पर, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? पहली बात है दो पार्टीज का होना जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। पार्टी ए शुड कम्युनिकेट इट टू द अदर पार्टी। लेटर लिख के मैंने अपने ड्रॉअर में रख दिया, लेटर लिख के मैंने कबर्ड में, कार के डैशबोर्ड पे रख दिया, जीमेल के ड्राफ्ट पे छोड़ दिया, कभी भेजा ही नहीं, शादी हो गई, हो सकता है। आप ये रोएंगे नहीं इस पे कि आपने ऑफर किया था उसने माना नहीं। ठीक है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किसी चीज को करने के लिए आप ऑफर दे रहे हैं या नहीं करने के लिए। इट कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर, इट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव ऑफर। आई टोल्ड यू व्हाट इज अ पॉजिटिव ऑफर, व्हेन यू आस्क अ पार्टी टू डू समथिंग फॉर यू, और नेगेटिव ऑफर इज व्हेन यू आस्क देम नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट ज्वाइन सम
other part-time job if you are working for me. ठीक है, with a view to obtain the assent. View का मतलब यहां पे बच्चे आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी से हामी भरवाने वाले हैं. दैट इज योर इंटेंशन. सिर्फ मजाक में बोला है ऐसी बातें नहीं, मजाक में मैंने कुछ बोल दिया, नो. माई इंटेंशन इज टू टेक अ येस, आई मीन टू कन्विंस यू टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. आप हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं वो अलग बात है. विद अ व्यू का मतलब क्या होता है? इंटेंशन. ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ही बोले सामने वाली पार्टी, नो नो. यू आर सेइंग that offer has been made with a view to obtain the assent of that other to such act or subsistence. Act और subsistence का मतलब होता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए. क्लियर है? तो हमको प्रपोजल में 4 मेजर चीजें समझ में आई. एक्ट, या फिर पहला 2 पार्टी तो होनी चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा क्या होना चाहिए? एक्ट या आपका abstain to act. abstain to act का मतलब क्या होता है? काम नहीं करना. फोर्थ क्या होता है बच्चे? फोर्थ में आपको बोलते हैं योर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज टू ऑब्टेन असेंट. इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट. असेंट का मतलब क्या होता है? हामी भरवाना. टू अग्री टू समथिंग, दैट इज योर इंटेंशन. दैट इज क्वाइट सिंपल. तुम सामने वाली पार्टी को अगर कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारा इंटेंशन ये था कि सामने वाली पार्टी क्या करे? हाँ बोले. दैट इज क्वाइट सिंपल. कोई भी इसमें डाउट रहेगा तो तुम लिख के रखो, और जब हमारी क्लास लाइव डाउट सेशन वाली होगी तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, तो क्विकली हम पहले अभी क्या देखते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा. ठीक है, जल्दी से आओ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने सबसे पहले यहां पर देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, ये डेफिनेशन वाले मेन पार्ट पे आ रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले मुझे क्या होना पड़ेगा? अग्रीमेंट होना पड़ेगा, और फिर मुझे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी चाहिए, तब मैं क्या बन पाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट बन पाऊंगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था हमारी लाइफ में कि भाई अग्रीमेंट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब अराइज हुआ व्हाट इज एन अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन यहां पर क्या आ गई है? अग्रीमेंट की डेफिनेशन आ गई थी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. हर प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहा है वो क्या जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपके लिए करूंगी, आप मेरे लिए ये करिएगा, दिस इज अ बेसिकली एन अग्रीमेंट. वी आर अग्रीइंग टू समथिंग. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई प्रॉमिस क्या है? क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमको पता है अपनी मर्जी की डेफिनेशन से हम नहीं लगा सकते. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज अ प्रॉमिस. ये कहां पर दिया हुआ है जी? यहां. प्रॉमिस, अ प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. आपने सामने वाली पार्टी को प्रपोज किया किसी चीज के और उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक है, तो प्रॉमिस बनने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रपोजल चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि भाई प्रपोजल क्या है? प्रपोजल क्या है? 2E में दिया हुआ है. प्रपोजल क्या है? जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को सिग्निफाई करती है दैट वो पार्टी उसके लिए कुछ करे या ना करे, एंड विथ एन इंटेंशन. इंटेंशन क्या है? कि उस पर हामी भरवाई जाए, मतलब अग्री हो सामने पार्टी. ऐसा नहीं कि मैं तो मजाक कर रहा था. ये जो लगी शर्त वाला दिया है वो इस पार्ट को समझाने के लिए दिया है, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी. यहां पे मेरा इंटेंशन नहीं था आपका असेंट लेना, तभी मैं तो मजाक कर रहा था. दैट वाज जस्ट जोक. So what I'm trying to tell you, I'll repeat it in English, this proposal part. When one person signifies, communicates to another person that he wants him to do something or not to do something, and the intention is to take an assent, to make him agree to that thing, is termed as a proposal. Clear है? तो हमको क्या क्या समझ में आ गया? हमको समझ में आ गया जी, अगर हम देखें तो हमको समझ में आ गया प्रपोजल. क्योंकि प्रपोजल क्या है? प्रपोजल है when one party signifies to another party that he is expecting him to do something, an act, or abstain him from doing something with an intention to take an assent over it, is termed as proposal. ठीक है. Now a proposal which is accepted, a proposal which is accepted क्या बन जाता है जी? प्रॉमिस बन जाता है. ठीक है. प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस के लिए आपने समझ लिया था कि अ प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक है. प्रॉमिस क्यों पढ़ा अपन ने? क्योंकि अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस
विच बिकम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मेरे लिए ये करना, ये अग्रीमेंट है, ठीक है। ओके, हमें अग्रीमेंट भी समझ में आ गया। और हमने अग्रीमेंट क्यों पढ़ा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोलती है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ, क्लियर? तो हम ऊपर से अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इट्स एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ अभी हम देखते हैं। पहला पार्ट है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच बिकम्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ agreement. Next question is, what is a promise? Promise is an accepted proposal. Now the next question is, what is a proposal? Proposal is when one party signifies to another that he wants him to act on something or abstain him from acting something with an intention to take, with a view to take his assent, is termed as proposal. Quite simple. Now द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारी चीजें समझ में आ गई हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या समझना है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में एक पार्ट था अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के एक स्टेप नीचे तक आते आते हम प्रपोजल तक पहुंचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट क्या था? अग्रीमेंट के अलावा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है यू शुड बी हैविंग सम लीगल ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तो तुमने भी अपने, तुम्हारे पापा ने भी, मम्मा पापा ने भी तुम्हारे से किया था कि तुम, वो आपको मोबाइल फोन लेकर देंगे आपके अच्छे मार्क्स लेकर आने पे। लेकिन क्या उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन उसके साथ अटैच्ड है? कोई लीगल लायबिलिटी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी अटैच्ड है? द आंसर इज नो। देयर इज नो लीगल ड्यूटी, नो लीगल ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट। यू आर अंडरस्टैंडिंग? एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स व्हेन देयर इज अ लीगल ड्यूटी attached, then things become enforceable by law, because only then you can go to the court to ask them to give you remedies. इसको simple word में देखेंगे, the parties are bound to perform the obligation between them, and in case of default by one party, other party can sue the first party. जहां पर आप मुझे, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, वो enforceable by law है। जहां पर केस नहीं कर सकते, enforceable by law नहीं है। Let us take it as an example. ये एग्जाम्पल, हमेशा हम अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में मुझे आपको थोड़ा सा धोखा देने दीजिए, जस्ट धोखा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगा भी होगा कि एक हफ्ते से गायब है, पता नहीं कहाँ, धोखा तो नहीं मिल गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। नहीं, धोखा नहीं मिला। तो बच्चे क्या हुआ यहाँ पर, अगर प्रिज्यूम करिए आपने मुझे पैसे पे करे एज फीस, और मैंने आपको बोला कि मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने वाली हूँ, और कल को मैं गायब हो जाती हूँ। जी, आपने मुझे फीस पे करी है और मैं गायब हो जाती हूँ। आपने मुझे कंसिडरेशन क्या दिया? फीस। मैं आपको क्या देने वाली थी? नॉलेज, क्योंकि मैंने नहीं दी, एंड आई एस्केप्ड, गायब। क्या आप मुझ पे केस फाइल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ लीगल ड्यूटी अटैच्ड टू इट, लीगल ड्यूटी, ठीक है। दूसरा आता है आपको एग्जाम्पल पे, हमने आपको बोला कि हम आपको ये फ्री क्लासेस पढ़ा रहे हैं एंड इट इज लाइक CSET में अच्छा स्कोर करने के लिए एंड वॉट एवर। कल को मैं आऊं ही ना और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाऊं ही ना, और तुषार सर भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाए ही ना, CSET में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम कि हमारी काफी बदनामी हो जाएगी और हम एथिकली रॉन्ग है, क्योंकि हमने बच्चों आपको प्रॉमिस किया है कि आप ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल और एथिकल ड्यूटी है कि हमको आपको प्रॉमिस करने के बाद ये डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अगर हमने नहीं किया, हम लोग काफी नालायक लोग हैं, हमने बेशर्मी पे आ गए जी, हमने नहीं डिलीवर करी आपको क्लासेस, तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? नहीं। ये बात और है कि आगे जाके हम अब हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और हमारी बुक माई लेक्चर्स की दुकानदारी पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, बट क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज देयर इज नो लीगल ड्यूटी अटैच्ड, कोई लीगल ड्यूटी अटैच नहीं है। क्लियर है? और एग्जाम्पल से देखेंगे। प्रिज्यूम करिए कि आप में से कुछ बच्चे दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमने ऐसे प्लान किया कि चलो आज हम लोग मैम के घर चलेंगे शाम को, रात को 8-9 बजे, और बेहतरीन बैक टू बैक नेटफ्लिक्स पे 2-3 मूवीज देखेंगे, चिल करेंगे और पार्टी करेंगे काफी सारी, पूरा सब पॉपकॉर्न, चिप्स, पिज्जा पार्टी सब स्टैग्ड। मैंने आपको इनवाइट किया, ये मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको बोला कि लेट्स डू अ पार्टी टुनाइट,
प्लीज कम टू माई प्लेस। मैंने आपको अपना एड्रेस दे दिया है और आप मेरे घर आ गए हैं जी। आप लेकिन जब घर आते हैं मेरे, वहां पे तो आपको एक बड़ा सा ताला दिखता है और मैं तो गायब हूं। मैं तो निकल ली हूं गुड़गांव, दिल्ली में हुई नहीं अपने घर पर। आपने क्या किया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी मीटिंग मिस करके आया था जी मेरे पास पार्टी करने, लेकिन मैं वहां से गायब। आपको काफी नुकसान भी हो गया बिकॉज आपके मम्मी पापा कहीं जाने वाले थे और आपने उस पार्टी के लिए कैंसिल किया वहां पे जाना, और उसकी वजह से ना तो आप वहां जा पाए ना तो आपको पार्टी मिली। काफी नुकसान। तो आप क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे? नो, सैडली नो, because it is a social matter agreement. It is an agreement which is relating to social matter. Social matters. हमने प्रॉमिस किया कि हम इस गैदरिंग में आएंगे और फिर वहां से कल्टी कभी नहीं आए। ओके, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू गेट इट इन्फोर्स। यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिसमें कोर्ट आपको क्या करता है, एक लीगल ड्यूटी आपके साथ अटैच्ड है, दोज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ? पहला तो हमने देखा सोशल मैटर्स वाला, मैंने आपको बोला लेट्स गैदर टुगेदर, बट देन आई एस्केप्ड। हम लोगों ने ये प्लान किया कि आप CSET पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव भी पास कर लेंगे, और जो बच्चे एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद फाइनल भी, प्रोफेशनल भी पास कर लेंगे, तो उनको तुषार सर और मैं जर्मनी लेके जाएंगे ट्रिप पर। एग्जाम्पल हम लोग गोवा का क्यों लेंगे? क्यों गोवा? तुम भी जा सकते हो ना, यूरोप का लेंगे, जर्मनी लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ बच्चे, बहुत ही क्लियरली समझिए। हमने आपको बाद में, आप CS बन चुके और हमने बोला कि नहीं नहीं वो तो मजाक किया था, आप हमको कोर्ट में घसीट सकते हैं ना जी, नहीं घसीट सकते। लेकिन यही अगर मेक माई ट्रिप वाले करें, यात्रा वाले करें, घसीट सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन अटैच्ड है। क्लियर है? डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट मतलब घरेलू अरेंजमेंट, और वो अब नहीं पूरा कर रहे, कुछ कर पाएंगे? लॉकडाउन चल रहा है, दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग है, डिवाइड हो गए काम। अब वाइफ ने गिव अप कर दिया, बोला मैं काम करूंगी नहीं, जो हिस्सा मेरा काम करने का है मैं वो भी नहीं करूंगी। भाई रिटन कॉन्ट्रैक्ट था दोनों में, आपस में रिटन में दोनों ने लिखा था कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, डिवाइडेड। लेकिन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दे दिया। क्या आप जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि प्रॉमिस किया था मैडम ने कि यूटेंसिल्स धोएगी हर दिन, एक भी यूटेंसिल नहीं धुल रहा, मैं पत्तल में खाना खा रहा हूं? नो, यू कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था आपके अभी करंट सिनेरियो को देखकर, लेकिन इस पे काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आती है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर की। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर की अगर बात करी जाए तो यहां पर दिख रहा होगा आपको एक हस्बैंड एक वाइफ, वाइफ अपना सर पकड़ कर करिए खड़ी है। तो इसमें हुआ क्या था, हस्बैंड की जॉब सेलोन में लग चुकी थी और वहां जा चुका था, और आपकी जो वाइफ थी यहाँ इंग्लैंड में थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिटन आपका बेसिकली एक रिटन अग्रीमेंट हुआ, दे हैव रिटन इट डाउन दैट द हस्बैंड विल बी सेंडिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट टू वाइफ फॉर कैरिंग आउट हर नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पसेस। एक अमाउंट हर महीने भेजेंगे जी, ये हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया। इन लोगों ने रिटन में इस चीज को लिया, इंटेलिजेंट थे काफी, रिटन में उन्होंने अग्री किया। हुआ क्या अब इस पूरी कहानी में कि बाद में धोखा मिला है। किसको? हस्बैंड को। वाइफ धोखेबाज निकली, वाइफ ने कुछ बेसिकली एक्स्ट्रा मैटल वगैरह कुछ कर लिया, जिसकी वजह से हस्बैंड को आया गुस्सा, और हस्बैंड ने बोला कि सुनो, बिकॉज you have done something to me like this, I am not going to send you the money. अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने कोर्ट में जाके केस कर कि मेरे पास तो जी रिटन ये कागज का टुकड़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि ये मुझे इतना इतना अमाउंट पे करेंगे, एंड आई एम स्टिल हिज वाइफ, आई हैव अ राइट टू टेक दैट मनी फ्रॉम हिम। इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? बाय लॉ, बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय। Is it quite simple and clear? तो हमको समझ में आ गया कि an agreement which is enforceable by law becomes a contract. Social agreements हो गए आपके, domestic agreements हो गए, domestic arrangements हो गए husband wife के बीच में, these are not treated as your basically enforceable by law.
नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास के लिए, वो है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोगों को समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा, ये बहुत सिंपल। सबसे पहली बात है, ध्यान से देखिएगा यहां पर, अग्रीमेंट कब होता है? अग्रीमेंट कब होता है? जब आप सामने वाली पार्टी को किसी चीज के लिए ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका फॉर्मेशन क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अभी हम ऑफर और एक्सेप्टेंस सब कुछ डीपली पढ़ने वाले हैं, मजा आएगी वो सब चीजें देखने में। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? यहां पर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आपके नोट्स में है, टेंशन मत लीजिए। अभी आप जरा समझिए, मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चीज को क्या होना पड़ता है? पहले अग्रीमेंट होना पड़ता है और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना पड़ता है। ठीक है जी। लीगल ऑब्लिगेशन किस में अटैच्ड होगा? कॉन्ट्रैक्ट में अटैच्ड होगा या अग्रीमेंट में? देखो, कॉन्ट्रैक्ट में तो 100% होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन 100% होगा। अग्रीमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों क्यों ऐसे बोल रही हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता? क्योंकि वो अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसमें तो लीगल ऑब्लिगेशन है ना। लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना, तो इसीलिए जो आपके अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनमें लीगल ऑब्लिगेशन अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट है, इट इज मैंडेटरी, वेयर एज इन अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन मे और मे नॉट बी देयर। वाई मे और मे नॉट बी? क्योंकि अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, अग्रीमेंट विल ऑल्सो इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भरने के लिए तो आपका लीगल ऑब्लिगेशन पिक्चर में चाहिए। वन एंड अनदर मतलब क्या कहना चाह रहे हो? वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वाइडर टर्म कौन सी है? वेदर कॉन्ट्रैक्ट, क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है? यस, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। बल्कि और हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नो। तो यहां पे क्या लिखा है? एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज ओनली दोज अग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, वेयर एज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। क्लियर? ये भी समझा दिया था। मतलब आपको बाइंडिंग, अग्रीमेंट में कोई बाइंडिंग होगी, मैंडेटरी नहीं है ना, इट मे बी, इट मे नॉट बी। आपने अग्री किया था अपने पापा को कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और आपको मोबाइल फोन मिलेगा, आपको मोबाइल फोन कभी मिला ही नहीं, अग्रीमेंट तो है, बाइंडिंग नहीं हुई ना। कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग होती है। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्लासेस डिलीवर करूंगी और फीस लेके बैठ गई हूं, नहीं करी, फिर बाइंडिंग है भाई, केस करो आप मेरे ऊपर जाकर। स्कोप कौन सा वाइड है? अग्रीमेंट वाइड है या आपका कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट वाइड है, अभी समझाया था। स्पीशी वर्सेस जीनस, ऑफ कोर्स स्पीशी का मतलब क्या होता है? जीनस का एक पार्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का एक हिस्सा है, स्पीशी अग्रीमेंट इज क्लियर। कोई भी इसमें डाउट रहे कुछ भी, आप एक बारी और, जितनी इसलिए वीडियोस बनाए हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजन बीइंग, लाइव क्लासेस ले रही थी, आधे से ज्यादा बच्चों का ये फोकस होता था लाइव क्लास में कि मैम इसके वीडियो कहाँ मिलेंगे, मैम इसके वीडियो कहाँ मिलेंगे। So it's better that I give you the videos, see the videos, and we will conduct our doubt sessions every day live or alternate days as the case may be. Clear? So for today, you just see this video. We'll be sharing when will be your doubt sessions on this. Thank you so much.